सो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या था पार्ट 1? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो ये सब हमने डिफाइन किया था कि कैसे कोई भी नई स्टेट है उसको एडमिट करवाया जाता है, किसी स्टेट का नाम चेंज किया जाता है, उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं पार्लियामेंट में, और इसमें आर्टिकल था 1 to 4। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद सिटीजनशिप। पार्ट 2 ये डील करता है सिटीजनशिप के साथ। अब सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, आपकी वी कैन से नेशनैलिटी, या वी कैन से प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब क्या है कि आप किस नेशन को बिलोंग करते हो, विच नेशन डू यू बिलोंग। क्या प्रूफ है कि आप एक इंडियन, मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, मतलब मैं इंडिया का सिटीजन हूं। उसके कुछ प्रूफ्स होते हैं, जैसे कि हमारे आईडीज, आधार कार्ड है, आईडी कार्ड, लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है। तो ये सारे क्या प्रूफ करते हैं हमारी नेशनैलिटी, कि हम किस नेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिस इज सिटीजनशिप। अब ये सिटीजनशिप हमें कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी पर्सन हु इज इन इंडिया, बोर्न इन इंडिया, या कुछ प्रोविजंस है, वो इंडिया का सिटीजन है बाय सम स्पेशल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन से आर्टिकल इसमें कवर होते हैं? आर्टिकल 5 to 11। 1 to 4 हम कर चुके थे। आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है, दोज आर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप समझ आया क्या होता है? हाँ जी गुरजीत, समझ आया व्हाट इज सिटीजनशिप? यस सर। ठीक है। अब इंडिया में वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। याद रखना, इंडिया जो है अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीजनशिप। मतलब एक सिटीजनशिप है विच इज एप्लीकेबल ओवर द ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। होल ओवर इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर दैट इज एप्लीकेबल। मतलब अगर मैं मान लो पंजाब में रहता हूँ, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मुझे पंजाब गवर्नमेंट इशू किया, पर मैं पूरे इंडिया में उसको यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं कार पूरे इंडिया में ड्राइव कर सकता हूँ। मुझे आधार कार्ड अगर मैंने हिमाचल में बनवाया तो आधार कार्ड पूरे इंडिया में चलेगा। दिस इज सिंगल सिटीजनशिप। वेयरएज कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? डबल सिटीजनशिप। जैसे कि यूएस में यू आर द सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट एज वेल एज यूएस का जो फेडरल कंट्री है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यू मैक्सिको में रहते हो, आपके पास वहां का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप नेबरिंग कैलिफोर्निया में कार ड्राइव कर सकते हो, आप वहीं के सिटीजन हो। तो हर स्टेट के भी अपने राइट्स हैं जो कि सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप। साथ में सिटीजनशिप की एक और फीचर है कि सिटीजनशिप आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री का एक्वायर कर सकते हो, ओनली वन कंट्री। ऐसे नहीं है कि आप दो कंट्री के एक टाइम पे सिटीजन हो, या तो आप इंडिया के सिटीजन हो या फिर आप किसी और कंट्री के सिटीजन हो। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं यहां से बहुत लोग मूव कर जाते हैं यूएस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब वो वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। जब उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ली तो उनकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो गई। ठीक है, उन्होंने रिनाउंस कर दी, अपनी सिटीजनशिप दे दी कि हम अब इंडिया के सिटीजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप। राइट? तो ये कुछ प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप के। अब ये सिटीजन्स कौन है? सारे के सारे इंडियंस जो इंडिया में रह रहे, इंडियंस रिजाइडिंग इन इंडिया, जो कि इंडियन है, जिनका ओरिजिन इंडियन है। अब कई ऐसे लोग हैं जो फॉरेन से आके इंडिया में काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, या कोई टूरिस्ट आए हुए बाहर से, वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं। प्लस कुछ ऐसे लोग होते हैं, एनआरआईज बोलते हैं हम जिनको। एनआरआईज क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ऐसे इंडियंस जिनका रेजिडेंस इंडिया में नहीं है, तो जो इंडिया से जाके किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, वो भी एनआरआईज हैं, वो भी इंडिया के सिटीजन ही है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी नहीं। जब वो एनआरआई से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे तो वो एनआरआई नहीं रहेंगे, वो क्या बन जाएंगे? फॉरेनर। क्योंकि इनके पास फॉरेन की किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप है। ठीक है, तो ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, एक इंडियंस, एक एनआरआई। ये दोनों इंडिया के सिटीजन हैं, इनके पास सारे इंडिया के राइट्स होते हैं,
क्योंकि इनके पास इंडिया की आईडीज है। अभी अगर फॉरेन में रह रहे तो इंडिया में आके वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर इनकी सिटीजनशिप चली गई तो इंडिया में आके वोट नहीं कर सकते, बस वोटिंग राइट्स नहीं। ठीक है, फिर ऐसे लोग जो होते हैं उनका एक कार्ड बनता है, PIO कार्ड बोलते हैं इसको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, या फिर अब इनका नाम चेंज हो गया OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा सिटीजन जो ओवरसीज रह रहा है, ठीक है, समुद्र पार रह रहा है। तो अभी ये PIO कार्ड बनता है, ये नॉर्मली बनता है कि यू वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, लेकिन आपके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, मान लो मैं अभी आज US मूव कर जाऊं और कल को जो मेरे बच्चे होंगे वो US के सिटीजन हो, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, लेकिन उनका बर्थ वहां पे हुआ है, तो मैं NRI रहूंगा जब तक मैं इंडिया की सिटीजनशिप नहीं छोड़ता, लेकिन जो मेरे आने वाले बच्चे होंगे वो POI कहलाएंगे, PIO सॉरी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनका ओरिजिनेशन इंडिया है लेकिन उनकी बर्थ नहीं हुई इंडिया। ठीक है, तो प्रोविजंस स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखो, हेडिंग लिखो सिटीजनशिप। Part 2 of the Constitution. Part 2 of the Constitution deals with citizenship. Part 2 of the Constitution deals with citizenship. Next. Article 5 to 11. Article 5 to 11 contains the Article 5 to 11 contains the provisions dealing with citizenship, contains the provisions dealing with citizenship. अब लिखते हैं फर्स्ट आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलती है। तो आर्टिकल 5 में लिखो क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप। क्या ऐसी कंडीशंस है जिससे सिटीजनशिप मिल सकती है इंडियंस को? ठीक है, तो इसमें लिखो फर्स्ट, एज ऑन 26 जनवरी 1950, एज ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब इस डेट से पहले। ठीक है, यहां इस डेट की बात हो रही है। क्यों हो रही है इस डेट की बात? क्योंकि इस डेट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसलिए एज ऑन 26 जनवरी 1950 following people could become citizen of India. Following people could become citizen of India. First, following people could become citizen of India. First, person born in territory of India. Person born in territory of India. सेकंड, पहला है एनी पर्सन जिसका इंडिया में बर्थ हुआ है, वो क्या होगा? इंडिया का सिटीजन। सेकंड, आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, वर बॉर्न इन इंडिया। तो मतलब दोनों में से एक पेरेंट, उनका कोई भी एक, दोनों होंगे तो भी चलेगा, कोई भी एक का बर्थ इंडिया में हुआ है तो भी वो इंडिया का सिटीजन कहलाए। थर्ड, who has been residing in India, who has been residing in India for not less than 5 years, for not less than 5 years. Third point, who has been residing in India for not less than 5 years. तो 5 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड से कोई भी ऐसा पर्सन अगर इंडिया में रह रहा है
then he or she is eligible to attain the citizenship of India. तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो आर्टिकल 5 में लिखे हुए हैं. फर्स्ट, पर्सन बॉर्न इन इंडिया. सेकंड, आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया. थर्ड, जो कि 5 साल से इंडिया में रिजाइड कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 6 पे. आर्टिकल 6. अब हुआ क्या, 19 अगस्त 15 1947 को क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुई थी. और क्या हुआ था, पार्टीशन. क्या हुआ था गुरजीत, पार्टीशन हुआ था. वेरी गुड. अब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और पाकिस्तान से जाने के बाद कुछ लोग वापस आ गए इंडिया. मान लो कुछ लोग पाकिस्तान गए, वहां पे उनको ठीक नहीं लगा, रहना सहना ठीक नहीं लगा, खाना पीना अच्छा नहीं लगा, तो वो इंडिया में वापस आ गए. तो वो जो लोग वापस आ गए, वो माइग्रेटेड बैक, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी. ठीक है, जो चले गए उनको सिटीजनशिप तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा ना कैसे मिलेगी. वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जो पाकिस्तान से वापस आ गए इंडिया, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, वो किसने बताया, आर्टिकल 6 में. ठीक है, तो इसमें लिख लो, डील्स विद द citizenship for migrants from Pakistan. For migrants from Pakistan. अब इसमें भी एक डेट है, ठीक है, कि अगर पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया है और उसके आइदर ऑफ द पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, तो हम इसको इंडिया के सिटीजनशिप दे देंगे. ठीक है, इन 2 डेट्स के बीच में, मतलब इस डेट के बाद गया लेकिन इस डेट से पहले आ गया. ठीक है, तो इसमें लिख लो, इफ आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स were born in undivided India. Next point. If he had migrated back before 19 July 1948. 19 July 1948, and since then he had been residing in India. तो मतलब क्लियर हुआ कि या उसके जो पेरेंट्स हैं, दोनों में से एक पेरेंट्स का बर्थ जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है, जो पाकिस्तान बना ही नहीं था. मतलब अगर मान लो लाहौर में हुआ है तो वो भी अनडिवाइडेड इंडिया. ठीक है, मान लो कराची में हुआ है, पेशावर में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, तो वो भी अनडिवाइडेड इंडिया. तो उस केस में भी उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी. और इस डेट से पहले वापस आया, अगर इस डेट के बाद वापस आया मान लो, तो उस केस में जो इंडिया की अथॉरिटी है उसके पास मर्जी है डिसाइड करने की इसको सिटीजनशिप देनी है कि नहीं देनी, तो उसको सिटीजनशिप डिनाई भी की जा सकती है. लेकिन अगर इससे पहले आया तो उसको सिटीजनशिप डिनाई नहीं की जा सकती, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया, तो मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 7 पे. इसमें देखो, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन. इसमें भी सेम लोग हैं जो पाकिस्तान से वापस आए, लेकिन इसमें डेट डिफरेंट है. अब इसमें क्या है, वो लोग जो कि
पार्टीशन के बाद गए पाकिस्तान, और पार्टीशन के बाद इन्होंने माइग्रेट किए। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि पार्टीशन से पहले इंडिया में आ चुके थे, उसकी डेट इन्होंने डिसाइड की है 1 मार्च 1947। ठीक है, तो जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया में आए, मतलब इस डेट और इस डेट के बीच में जो पाकिस्तान से आए, वो इंडिया में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, और उनको उस रजिस्ट्रेशन के अंडर सिटीजनशिप मिल सकती है। पहले में क्या था, पाकिस्तान चले गए वापस आ गए, या वहां से लोग तो इंडिया में माइग्रेट कर गए। ये वो लोग हैं जो पार्टीशन से पहले है। ये आर्टिकल 6 में वो लोग हैं जो पार्टीशन के बाद आए, बस ये डिफरेंस है, पार्टीशन से पहले वाले, पार्टीशन के बाद वाले। तो इसमें लिख लो, पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया after 1st March 1947, after 1st March 1947, under the permit of permanent resettlement, under the permit of permanent resettlement, could acquire Indian citizenship by registration, could acquire Indian citizenship by registration, by registration। तो अगर गवर्नमेंट ने ही परमिट कर दिया, गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी फॉर परमानेंट रीसेटलमेंट, क्या परमानेंटली इंडिया में रह सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको ठीक है। जानवी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, सो जानवी, दिस इज जनरल नॉलेज की क्लास चल रही है, राइट? एंड दिस इज पॉलिटी क्लास। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हमने स्टार्ट किया है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, यूनियन टेरिटरीज, और उससे पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो राइट, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट में ऐड कर दिया गया है। अब जब ये सब्जेक्ट ओपन करेंगे ना, तो आपको प्रीवियस 3 क्लासेस है हमारी, वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, तो आप उसको रिकॉर्डेड दे सकते हो और अपना उसको कवर कर लो। और ये हमारा 4th लेक्चर है पॉलिटी का, पर इसमें हमने टॉपिक अभी नया ही स्टार्ट किया, सिटीजनशिप। टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप, कि इंडिया में लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिलती है, क्या प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजंस देता है कि लोग कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Any doubt? No, sir. I'll do it. Okay, so if you face any doubt, you can ask me in between anytime. Okay, sir. Next is Article 8. So from Article 5 to 11 citizenship है, हम Article 8 करेंगे अभी। तो आर्टिकल 8 जो है वो क्या बोलता है कि इंडियंस हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड, जैसे कि इनको हम क्या बोलते हैं, एनआरआईज, इन लोगों के क्या राइट्स हैं। तो इन लोगों के राइट्स की भी बात हो रही है। द पीपल हु आर इंडियन सिटीजन्स बट दे आर रिजाइडिंग आउटसाइड द कंट्री, उनके राइट्स। तो सिंपल इसमें एक लाइन लिख लो, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप of certain people who are residing outside India, who are residing outside India but are of Indian origin, who are residing outside India but are of Indian origin, लेकिन जो उनका ओरिजिनेशन है वो इंडिया का ही है, लेकिन वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनके क्या सिटीजनशिप के राइट्स हैं। मतलब इसमें यह है कि उनके पास क्या क्या
प्रोविजन है, क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि अगर कोई एनआरआई है वो कभी भी इंडिया आ जा सकता है बिकॉज इज इंडियन। अब अगर वो फॉरेन में रह रहा है एनआरआई है तो इंडिया आने के लिए उसको वीजा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है, पासपोर्ट उसके पास इंडियन होगा, बाकी इंडिया के जितने भी राइट्स हैं, इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में, जैसे कि राइट टू रिलीजन है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, तो ये सारे राइट्स उसके इंडिया में एक्टिव रहेंगे। राइट टू वोट है, राइट टू ड्राइव है, ये सारी चीजें, तो वो सारे राइट्स जो है वो उसके उस सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग क्या क्या रहेंगे वो आर्टिकल 8 में बताया। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। सो आर्टिकल 9 इज सिंपल कि अगर कोई भी इंडिया का पर्सन किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली फॉरबिड हो जाती, वापस ले ली जाती ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक चीज होती है वॉलंटरली, आप वॉलंटरली इंडिया की सिटीजनशिप दे रहे हो कि जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी और कंट्री की ऑफर हो गई। एक होता है आपने, जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार इज अ कैनेडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडिया ने सिटीजनशिप ऑफर की थी, उसने वहां जाके कोई ऐसा काम नहीं किया, वहां जाके वो रहा नहीं, उसने उनकी इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं पहुंचाया, उसने सिर्फ कनाडा की गवर्नमेंट इसको ऑफर किया कि हम आपको कनाडा की सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, तो उसने ले ली। उस केस में उसने इंडिया की छोड़ दी। ठीक है, यही चीज है कि आप वॉलंटरली छोड़ देते हो। एक है कि अगर आपने किसी और कंट्री के एक्वायर की है तो इंडिया की ऑटोमेटिकली चल जाएगी, आप ऐसे नहीं कि इंडिया का अलग से आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इंडिया में आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो, किसी दो कंट्रीज की सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो। आप अगर इंडियन सिटीजन हो, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल, गई, खत्म। इसमें लिख लो person acquiring citizenship of foreign state, persons acquiring citizenship of foreign state will no longer be the citizen of India, will no longer be the citizen of India। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स ऑनलाइन, जानवी, Yes, sir. गुरजीत, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 सिंपल क्या बोलता है कि आपकी इंडिया की सिटीजनशिप जो आपको मिल गई, अब मिल गई, क्राइटेरिया पता लग गया कैसे मिलती है। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है वो तब तक ही रहेगी अगर आप इंडिया के जो लॉज हैं उसके साथ आप कंपाइल कर रहे हो, मतलब लॉज को मान रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। द मोमेंट आपने यहाँ पे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की, फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। तो जैसे कोई भी ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उनकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है, फिर उसको कोई भी राइट नहीं होता, कोई भी राइट नहीं है। सॉरी, कोई कंट्री की सिटीजनशिप नहीं, वो फिर जेल में ही रहते हैं। ठीक है, उनको कोई और कंट्री सिटीजनशिप ऑफर नहीं करेगी और इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, दोबारा नहीं होगी। अगर आपने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी फिर वो सारी लाइफ जेल में सड़ो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। और इसमें एक और चीज होती है, सिटीजनशिप आपकी जाती कैसे है। अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप फ्रॉड करके लिया, मान लो आप फॉरेन के रहने वाले हो, कुछ आपने फ्रॉड किया है, जैसे वो होता है मैरिज होती है, तो अगर आपने फेक मैरिज की है जस्ट टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो उस केस में भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है अगर आपने फ्रॉड किया। ये हम करेंगे आगे कि सिटीजनशिप जाती कैसे, ये तो हम कर रहे हैं ना, एक्वायर कैसे करते हैं हम, जाती कैसे। तो सिंपल आर्टिकल 10 में लिख लो, इट स्टेट्स दैट any person can remain the Indian citizen, any person can remain the Indian citizen, लिखवा है ना, Indian citizen as long as he complies with the laws made by parliament,
as long as he complies with the laws made by the parliament, कि जब तक वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज उनको अवॉइड कर रहा है, उनको मान रहा है, तब तक वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। अगर उसने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। लास्ट आर्टिकल पे आते हैं हम सिटीजनशिप के, दैट इज आर्टिकल 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सिटीजनशिप के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल की वजह से ही सिटीजनशिप आगे बढ़ेगी। बाकी के जो पहले के जो आर्टिकल्स हैं वो उनका कोई ज्यादा आज के टाइम पे कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक जो 6 आर्टिकल्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है, ज्यादा रह गया। क्योंकि आर्टिकल 11 क्या बोलता है, आर्टिकल 11 में ये लिखा है कि अगर सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई भी नए लॉज लेके आने हैं या एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप के क्राइटेरिया जो है अगर हम उनमें कोई भी चेंज करना तो वो कौन करेगा, कौन करेगा? हाँ जी, एनी आइडिया, एनी गेसेस? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। जो सेंट्रल सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, सिर्फ वही कर सकती है चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ एक्सक्यूज मी सर। ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें समझने वाला क्या है कि आर्टिकल 11 क्या दे रहा है पार्लियामेंट को पावर। पार्लियामेंट को पावर दे दी कि कोई भी आपने सिटीजनशिप में चेंजेस करना है तो करो, खुली छूट है आपको। तो ये पावर यूज करते हुए जो पार्लियामेंट है वो एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। ठीक है, सिटीजनशिप में इसको हम बोलते हैं सिंपल सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं इसको। 1955 में कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया हमने? 1915। तो 5 साल तक यही प्रोविजंस चले, उसके बाद ये एक्ट आया। पहले आर्टिकल 11 लिख लो क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 11 में लिखो। हाँ जी सर, एक्चुअली जो आपने आर्टिकल 10 में बताया था कि जो इंडिया की सिटीजनशिप जो हमें मिली है वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से कैंसिल हो सकती है। तो अगर हमें ऑलरेडी मिली हुई है, अगर हम ऑलरेडी रहते हुए इंडिया में मतलब हमारे पास है, तो भी टेररिस्ट एक्ट की वजह से कैंसिल हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है, अगर आप ऑलरेडी इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया में ही कोई अनलॉफुल एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, तो प्लान की, तो उसमें आपके सारे फंडामेंटल राइट्स वापस ले लिए जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स हम आगे करेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, राइट? और वो सारे सिटीजन्स के पास है फंडामेंटल राइट्स। जो बाकी के लोग हैं, सपोज कोई फॉरेनर है, उसके पास सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। जैसे राइट टू एजुकेशन है, कोई फॉरेन का पर्सन यहाँ के नहीं बोल सकता कि मुझे फ्री में पढ़ाओ, क्योंकि उसके पास वो राइट नहीं है, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है, राइट? तो सिटीजन्स अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। तो काइंड ऑफ वी कैन से कि उनकी सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो गई, क्योंकि सिटीजनशिप होने का सिटीजन का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है इंडियन सिटीजन के पास, तो वही सारे अगर वापस ले लिए तो मतलब सिटीजनशिप के जितने भी प्रोविजंस थे वो सारे वापस ले लिए गए हैं उस पर्सन से। ठीक है, तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि पर्सन कोई बाहर से है या इंडियन है। अनलॉफुल एक्टिविटी कोई भी करेगा तो उसके राइट्स सारे वायलेट हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आर्टिकल 11 लिखो। पार्लियामेंट हैज फुल अथॉरिटी, पार्लियामेंट हैज फुल अथॉरिटी टू रेगुलेट the rights of citizenship, the rights of citizenship through laws and provisions, through laws and provisions। तो यही आर्टिकल को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने 1955 में एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब इसके लाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जितने भी ये सिटीजनशिप के प्रोविजंस थे ये सारे रिलेटेड टू पार्टीशन हम देख रहे हैं, है ना? कि मतलब डेट सेट कर दी कि 26 जनवरी 1950 सेट कर दिया, 1947 48, तो ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। अब आज के टाइम पे इन डेट्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी कि हम इन डेट्स पे थोड़ी
जन्म हुआ हमारा, ये तो हमारे, आप देख लो, हम हमसे जो थर्ड जनरेशन, हमारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स वो होंगे इन डेट्स के, या उनके भी आगे फादर्स वो होंगे इन डेट्स के। तो इसीलिए फॉर फ्यूचर आने वाले टाइम पे लोगों को कैसे मिलेगी इंडिया की सिटीजनशिप, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने तो डाल दिया पार्टीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्यूचर में कैसे रहेगी इसलिए ये एक्ट को लाना पड़ा। और अभी एट प्रेजेंट जो हमें सिटीजनशिप मिलती है वो अंडर दिस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसी में ही मिलती है, आर्टिकल 5-6 से नहीं मिलती अभी हमें। आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें, उससे में लिखे ना पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया, तो अभी हमें आर्टिकल 5 नहीं देता सिटीजनशिप, अभी हमें ये एक्ट देता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसमें दो चीजें करनी है हमने, एक है ठीक है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है, हमें सिटीजनशिप कैसे एक्विजिशन होती, कैसे एक्वायर करते हैं हम सिटीजनशिप, कैसे मिलती है सिटीजनशिप, और दूसरा क्या होता है कैसे हमारी सिटीजनशिप जो है वो जाती है, कैसे हम हमारी सिटीजनशिप की टर्मिनेशन, ये ठीक है मैं लिखवाऊंगा अभी सारा, कैसे हम सिटीजनशिप को टर्मिनेट करते हैं, कैसे हम छोड़ते हैं, कैसे सिटीजनशिप हमसे छीन ली जाती है, राइट। तो इसमें एक्विजिशन में हमारे पास 5 प्रोविजंस, वी हैव 5 प्रोविजंस ऑफ हाउ वी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से हैं लिखना बाद में, पहले मैं सब लिखवाऊंगा, पहले सुन लो बस। इसको कैसे याद रखना हमने, ब्रांड से, ब्रांड से। बी से क्या है, बर्थ। आर से क्या है, रजिस्ट्रेशन। ए से क्या है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। एन से क्या है, नेचुरलाइजेशन। और डी से क्या है, डिसेंट। डी से है डिसेंट। अब ये 5 चीजें हैं, ठीक है। इनमें से फर्स्ट बर्थ, सिंपल पर्सन बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, जिसका बर्थ हुआ है इंडिया में लेकिन आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है। उससे पहले के जो लोग हैं वो तो हमने कवर कर लिए आर्टिकल 5 में, ठीक है। हमने आर्टिकल 5 में क्या लिखा था, बॉर्न बिफोर 26 जनवरी 1950, लेकिन इसमें बर्थ में क्या लिखा हुआ है, बॉर्न आफ्टर 26 जनवरी 1950। सेकेंड आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सिंपल है, अगर कोई भी पर्सन इंडिया के किसी पर्सन से क्या करवा ले, शादी, ठीक है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे कि सोनिया गांधी, सोनिया गांधी का नाम सुना, शी वॉज इटालियन नेशनल। अब उनके हस्बैंड थे राजीव गांधी, वो इंडियन थे, उन्होंने यहाँ के तो शादी करवाई, वो इंडिया के सिटीजन बन गई, ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन। थर्ड होता है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। मान लो कल को इंडिया जो है वो नेपाल को एक्वायर कर लेता, तो नेपाल के जितने भी लोग हैं वो क्या बन जाएंगे, इंडिया के सिटीजन। या इंडिया जो है वो भूटान को एक्वायर कर लेता है या श्रीलंका को एक्वायर कर लेता है, तो कोई भी अगर टेरिटरी एक्वायर की हमने तो वहां के जो लोग रहने वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। फोर्थ है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन बेसिकली होता है कि आप किसी और कंट्री में रह रहे हो फॉर सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड इज 7 इयर्स। आप 7 साल तक इंडिया में रहे हो और इंडिया में फिर 7 इयर्स रहने के बाद मतलब आपने काम किया है इंडिया में, उसके बाद आप इंडिया में थ्रू नेचुरलाइजेशन अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आप 7 इयर्स इंडिया में रहे हो और यहाँ रह आपने काम किया। जैसे हम जाते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, हम रहते हैं, वहां जाके पढ़ाई करते हैं, फिर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद पीआर अप्लाई करते हैं, फिर पीआर अप्लाई करने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, तो उसमें 5, 6, 7 साल लग जाते हैं। तो सेम क्राइटेरिया, जैसे इंडियंस बाहर जाके सिटीजनशिप ले रही हैं, वैसे बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में आके सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से। इसका एग्जांपल है अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी सिंगर है अदनान सामी, सुना नाम, अदनान सामी। सो वो पाकिस्तान से इंडिया में रहे 7 साल और उसके बाद वो इंडिया के सिटीजन बन गए थ्रू नेचुरलाइजेशन। सिंपल, आप अगर काम कर रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में टैक्स पे कर रहे हो, इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ करवा रहे हो, तो आपको नेशनलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड फिफ्थ इज डिसेंट। डिसेंट इज सिंपल, एनी पर्सन जिसके पेरेंट्स जो है जिनका बर्थ इंडिया में हुआ था बिफोर इस डेट,
किसी के पेरेंट्स का बर्थ इससे पहले हुआ है तो वो इंडिया के सिटीजन थे, ठीक है। तो हम आज के टाइम पे जितने भी लोग इंडिया में पैदा हो रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को जो सिटीजनशिप मिलती है थ्रू डिसेंट मिलती है, ठीक है। अब हमारे पेरेंट्स को कैसे मिली हुई है? थ्रू डिसेंट। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो इस स्टेट के बाद पैदा हुए थे, तो उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को मिली सिटीजनशिप। अब मेरे पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया तो मुझे मिल गई सिटीजनशिप। नाउ आई एम बोर्न इन इंडिया, तो आगे आने वाले जो जनरेशन है बर्थ के थ्रू बर्थ के थ्रू अब नहीं मिलती, बर्थ के थ्रू बहुत टाइम निकल गया, ठीक है। अब हमें डिसेंट के थ्रू मिलती है। उस टाइम पे हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर थे उनको बर्थ के थ्रू मिली थी, ठीक है। पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया आफ्टर दिस डेट, लेकिन हमें डिसेंट के थ्रू मिलती है, क्योंकि डिसेंट में यही है कि हु वाज पर्सन बोर्न इनसाइड और आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, और उनके जो पेरेंट्स थे आइदर ऑफ द पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, ठीक है। मान लो कि मेरा बर्थ किसी और कंट्री में हुआ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन है, आइदर ऑफ वन पेरेंट, तो मैं इंडियन सिटीजन होऊंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो डिसेंट का मतलब ये है कि आपका जो पेरेंट्स है, आपका छोकड़ बोलते जैसे एंसेस्टर्स, वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो अगर आपके एंसेस्टर्स इंडिया को बिलोंग करते थे देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। डिसेंट समझ आया? यस जस्ट कम सर। इन 2 minutes।
चलो समझ आ गया। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लिख लो एक्विजिशन। एक्विजिशन में फर्स्ट लिखो बर्थ, ये कैसे मिलती है, सिटीजनशिप। इसमें फर्स्ट लिखो बर्थ, बर्थ में लिखो एवरी सिटीजन born in India, every citizen born in India on or after 26 January 1950. Any citizen born in India on or after 26 January 1950 is a citizen of India by birth. Is a citizen of India by birth. Second, registration. Registration में लिखो it is for the people who are married to Indian citizens, who are married to Indian citizens third, acquisition of territory. Acquisition of territory. इसमें लिखो if India acquires a foreign land, if India acquires a foreign land, comma, all foreigners will become the Indian citizens automatically. Indian citizens automatically. Fourth, naturalization. Foreigner becomes the citizen of India. Foreigner becomes the citizen of India when he has been residing in India. He has been residing in India for 7 years. For 7 years. And has adequate knowledge of any scheduled language. Of any scheduled language. Scheduled language का मतलब क्या है? हाँ जी गुरजीत, शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब? सर जो बहुत ज्यादा कम यूज हो ही जाती है, ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज होती है सर, जो हाँ ट्राइबल्स। अच्छा, शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब क्या है? कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं? शेड्यूल्स किए थे ना हमने, 12 शेड्यूल्स। यस सर। तो कौन से शेड्यूल में थी लैंग्वेजेस? 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? विच इज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल, राइट? तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से आउट ऑफ 22 एनी ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस उसको कोई एक लैंग्वेज तरह आनी चाहिए, ठीक है? नॉर्मली हिंदी इंग्लिश हो सकती है, ये सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। तो उस केस में थ्रू नेशनलाइजेशन वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप। अब उसको सिटीजनशिप देना या ना देना वो इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी है, ठीक है? इसमें कुछ कंडीशन तो और है, जैसे उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए,
इंडिया में टैक्स पे करता होना चाहिए और उस कंट्री से बिलोंग करे जिस कंट्री में इंडियंस भी सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऐसी कंट्री है जिसने बोला कि हम इंडियंस को सिटीजनशिप देंगे ही नहीं, तो फिर हम भी उस कंट्री के सिटीजन को सिटीजनशिप नहीं देंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ये कुछ और कंडीशंस हैं जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट इज डिसेंट। लास्ट इज डिसेंट, DESCENT। डिसेंट में लिखो पर्सन born outside or in India on or after 26 January 1950 shall be the citizen if his or her parents were Indian citizens. His or her parents were Indian citizens at the time of his birth. At the time of his birth. इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन है अगर उसका जब बर्थ हुआ है तो उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे। ये बर्थ में क्या बोला है हमने, पेरेंट्स की बात नहीं की, इसमें क्या बोला, उसका बर्थ इंडिया में हुआ है। ठीक है, उससे मैटर नहीं करता कि उसके पेरेंट्स का बर्थ कहां पर भी हुआ है, उसका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, उसके पेरेंट्स का बर्थ भी इंडिया में होना चाहिए और पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब हमारे पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे तो इसलिए हम इंडियन सिटीजन थे। ठीक है, सो वी ऑल आर सिटीजन। अब जैसे गोवा है, गोवा पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। गोवा को 1964 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था। गोवा पहले क्या पोर्तुगीज कॉलोनी थी, पोर्तुगीज के अंडर था। अब जब गोवा को एक्वायर किया तो सारे के सारे जो लोग थे वो इंडिया के सिटीजन बन गए। ठीक है, सो दिस इज थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्लियर हुआ? तो ये थी सारी एक्विजिशन के क्राइटेरियाज। Yes, कैसे हम, हाँ जी ओके। तो उसके बाद आते हैं टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन रहने दो, हेडिंग लिखो लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे सिटीजनशिप को लूज किया जा सकता है इंडिया। तो इसमें फर्स्ट आती है रेनंसिएशन। रेनंसिएशन का मतलब क्या, रेनाउंस करना। रेनाउंस का मतलब क्या होता है, वापस देना, वॉलंटरीली, खुद से मैंने इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ दिया कि जी मुझे इंडिया के सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मुझे किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ऑफर हो रही है, जैसे कि अक्षय कुमार का एग्जांपल था। ठीक है, इसमें क्या है, आपने किसी और की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं किया अभी। ठीक है, आपने उस कंट्री के जो भी प्रोविजंस है वो अभी फुलफिल नहीं किए, लेकिन आप इंडिया के सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। ये बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि ये उन्हीं केसेस में होता है जब कोई और कंट्री आपको सिटीजनशिप ऑफर करे। जब आप इंडिया के सिटीजन हो, मान लो मेरे पास यूके वाले आ जाते हैं कि आप आ जाओ यूके सिटीजनशिप ले लो, तो मैं अपनी सिटीजनशिप को रेनाउंस कर दूंगा वॉलंटरीली, खुद से, कि हाँ मुझे नहीं रहना इंडिया में। तो इसमें लिख लो, इट इज अ वॉलंटरी एक्ट, इट इज अ वॉलंटरी एक्ट on the part of citizen to renounce his or her citizenship, to renounce his or her citizenship. Second, termination. सेकेंड इज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन क्या होता है,
अब फर्स्ट में क्या है, आपने अपनी सिटीजनशिप को रेनाउंस किया है। इसमें क्या है, आपने सिटीजनशिप को रेनाउंस नहीं किया, आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर की, तो इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो आपकी टर्मिनेट हो गई। ठीक है, इसमें ये दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें आपने खुद छोड़ा, इसमें ऑटोमेटिकली चली गई है, ऑटोमेटिकली जाएगी, क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता, डबल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ नहीं करता। आप कनाडा जाके रहे, आपने वहां पे काम किया, वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट। ठीक है, तो वो सीजेस टू ऑपरेट, उस पर बैन लग जाता है, क्योंकि आपके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं रहेगा, आपको उस कंट्री का पासपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप उस कंट्री के सिटीजन हो। अब आपको इंडिया आने के लिए वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, सिटीजन ऑफ इंडिया who acquires citizen of India who acquires citizenship of another country ceases to be Indian citizen, ceases to be Indian citizen। सीजेस का मतलब सीज हो जाना, किसी चीज को बंद हो जाना, बैन हो जाना किसी चीज के ऊपर, तो आपका इंडियन सिटीजनशिप जो है वो बैन कर दी जाती है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है द मोमेंट आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करते हो। अब इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, इसमें आपने खुद छोड़ा है, वॉलंटरली छोड़ा है, इसमें ऑटोमेटिकली गई। ठीक है, थर्ड, deprivation। डेप्रीवेशन क्या है, जब गवर्नमेंट खुद से आपके सिटीजनशिप को कैंसिल करे, दैट इज डेप्रीवेशन। ठीक है, सेम चीज जो हमने आर्टिकल 9 में पढ़ी थी कि आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व होते हो तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है, तो दैट इज डेप्रीवेशन। अगर आपने इंडिया की सिटीजनशिप फ्रॉड एक्टिविटी से ली है, या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके कोई आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, किसी फॉरेन कंट्री में अगर आपको 2 साल की जेल हो गई, मिनिमम 2 साल डेट रखी हुई है, हमने टाइम पीरियड रखा हुआ है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में अगर आपको मिनिमम 2 साल जेल हो गई, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैंसिल कर देगी, डिप्राइव कर देगी। ठीक है, सो दिस इज डेप्रीवेशन, गवर्नमेंट जब करती है। इसमें लिख लो, इफ सिटीजनशिप इज obtained by fraud, comma, citizen shows disloyalty to constitution, comma, if citizen is involved with enemy during wartime, and if citizen has been imprisoned in the foreign land for more than 2 years, comma, then government of India cancels the citizenship. ठीक है, तो ये था सारा सिटीजनशिप कि कैसे हम एक्वायर करते हैं और कैसे सिटीजनशिप को छोड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, और 11th आर्टिकल को यूज करके जो पार्लियामेंट है वो कैसे सिटीजनशिप को लेके आए। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 3, जिसको बहुत टाइम भी लगता
इसको बहुत टाइम लगता है कवर करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इसमें आर्टिकल आते हैं फ्रॉम 25 टू 35, 25 से लेके 30, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 12 से 35 लिखवा, 12 फ्रॉम बोल में 25 का, 12 से लेके 35 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, पार्ट 3 कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 3 तो है, नाम क्या है इसका? जैसे पार्ट 2 सिटीजनशिप था, फंडामेंटल राइट्स। वेरी गुड, फंडामेंटल राइट्स। अब ध्यान से सुनो कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या। एनी आइडिया, एनीवन? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? हाँ जी सर। जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिक राइट्स। बिल्कुल सही। और कुछ? यस जानवी, एनी आइडिया? Yes, sir, the rights which we have from our birth. Okay, good. तो फंडामेंटल राइट्स आर ऑल द बेसिक राइट्स जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। ये हर सिटीजन को बाय बर्थ राइट्स मिलते हैं द मोमेंट यू कम ऑन दिस लैंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। यहां से वहां से ये वर्ड आया, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। इस लैंड के ऊपर द मोमेंट वी अराइव, वी लैंड, उस टाइम पे हमें ये सारे फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे तरह के राइट्स होते हैं जिसको हम लीगल राइट बोलते हैं, वो अलग राइट्स है। लीगल राइट वो राइट है जो हमें किसी कंडीशन के साथ मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट। तो राइट टू वोट की क्या कंडीशन है? आपकी एज होनी चाहिए 18, तो ये एक लीगल राइट है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट किसी कंडीशन के साथ नहीं आते, आपको डायरेक्टली मिलते हैं जब आपका बर्थ होता है। अब फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? यूएसए से। ये हमने किया भी था सोर्सेज में कि कहां से इसको हमने बोरो किया। इसको हमने यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। अब फंडामेंटल राइट्स क्यों है कि हर सिटीजन के पास राइट हो। ठीक है, कि कंट्री जो है एक अथॉरिटेटिव स्टेट ना बने। अब इसमें ना हम टर्म पढ़ेंगे स्टेट बार बार। अब ये स्टेट का मतलब क्या है? पंजाब हरियाणा हिमाचल वाली स्टेट नहीं है ये। ठीक है, इसमें स्टेट की डेफिनेशन अलग है। इसमें स्टेट का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों क्या चीजें हैं? दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तीनों को कंबाइन हम बोलते हैं स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे भी स्टेट लिखा हुआ है उसका मतलब वो नहीं है। यहां पे हम जितना भी पढ़ेंगे ना इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। आर्टिकल 12 जो है उसमें स्टेट की डेफिनेशन ही दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली 14 से स्टार्ट होते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और जो आर्टिकल 13 है उसमें दी गई है डेफिनेशन ऑफ लॉ। कि एक लॉ क्या होता है? लॉ इज बेसिक राइट। ठीक है, कोई भी लॉ लाया जाएगा तो वो एक बेसिक राइट एप्लीकेबल होगा इंडिया के सारे सिटीजन के ऊपर। ये आर्टिकल 13 में बताया हुआ। तो स्टेट आपने याद रखना है। तो स्टेट जो है वो एक ऑटोनॉमस या अथॉरिटेटिव स्टेट नहीं बननी चाहिए, इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पास नहीं होंगे तो हमारी कंट्री में दोबारा एक मोनार्की आ जाएगी। पहले ही हम मोनार्की से निकले, हम रिपब्लिक बने। रिपब्लिक इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे इलेक्टेड हेड है, राइट। तो ये सिस्टम हमने डेमोक्रेसी को फंक्शन करवाना है, उसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स हमें मिले। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो दोबारा किंग्स जैसा रोल आ जाएगा कि लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है और हर तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अब फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। क्लियर? अब एक चीज और, दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब क्या है? कि ये हमें जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जस्टिशिएबल। और इन केस ये फंडामेंटल राइट अगर हमारा फॉलो नहीं होगा, वायलेट हो जाएगा, तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमारा राइट जो है ये वायलेट हुआ है, ये फॉलो नहीं किया जा रहा। इसका मतलब होता है जस्टिशिएबल इन नेचर। हमें जस्टिस मिलता है अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो
Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution includes fundamental rights. Includes fundamental rights under Article 12 to 35. Under Article 12 to 35. It is also called Magna Carta of India. Magna Carta of India. मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब है कोई फरमान जारी करना, कोई ऑफिशियल जैसे फरमान या कोई ऑफिशियल ऑर्डर पास करना। तो मैग्ना कार्टा, जो फर्स्ट मैग्ना कार्टा आया था ना, वो 1215 में आया था। वो 1215 में आया था हमारा ब्रिटेन में, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन। तो उसमें फर्स्ट टाइम लोगों को राइट्स मिले थे। तो इंडिया में इसमें राइट्स मिले जो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसलिए इंडिया का जो मैग्ना कार्टा है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा इज द फर्स्ट इशू, फर्स्ट ऑर्डर जो हमें बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है। पहली बार जब हम बेसिक राइट्स मिलते हैं तो उसको हम मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मींस द वेरी फर्स्ट ऑर्डर, द वेरी फर्स्ट ऑर्डिनेंस या इशू या वेरी फर्स्ट कोई भी ऐसे लोगों के जन हित में हम कहें या लोगों के लिए कोई भी एक बेटर रेजोल्यूशन पास किया गया हो, वेरी फर्स्ट, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर, फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर promoting political democracy, meant for promoting political democracy. Next point, it prevents the establishment of, it prevents the establishment of authoritarian state, authoritarian कि ये अथॉरिटेरियन स्टेट बनने से प्रिवेंट करता है इंडिया को। अथॉरिटेरियन स्टेट मतलब जब सारी पावर स्टेट के पास आ जाएगी, सारी अथॉरिटी स्टेट के पास आ जाएगी, तो लोगों को वो पूछेंगे ही, ठीक है, दे विल बी नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। जैसे हमारी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या है कि जो भी हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमपीज हैं, ऑल आर अकाउंटेबल टू पीपल, बिकॉज लोगों की सरकार। डेमोक्रेसी का हम पढ़ते हैं ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, सो दे आर आंसरेबल टू पीपल। तो अथॉरिटेरियन स्टेट में या अथॉरिटेटिव स्टेट में लोगों को कोई भी यू आर नॉट आंसरेबल, सारी अथॉरिटी आपके हाथ में। तो अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो अथॉरिटेटिव स्टेट बन जाएगी इंडिया, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it protects the liberties and freedom of people. Protects the liberties and freedom of people. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम विद हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? 7। हाँ जी, जानवी, गुरजीत, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। बोलो कौन कौन से? Right to Right vote, to equality, right to speech, freedom, right to speech, freedom, right to vote, right to vote, educational rights, right to education और liberty, freedom of right religion, against violation, religion,
चलो, राइट टू रिलीजन। और कौन सा बोला आपने जानवी? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बस। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो 8 हो गए। और कोई? ठीक है, सारे ये सारे हम हैं हमारे पास राइट्स। ये वोट जो है ये एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, लेकिन अलग अलग आर्टिकल्स में। और कोई अगर दिमाग में आ रहा हो तो? नो नो। चलो लिखते हैं। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया सो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, दिस इज आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18, right to equality. Then we have second, right to freedom, 19 to 22. Then right against exploitation, जो जानवी ने बताया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेरी गुड, आर्टिकल 25 to 28। ये 4 लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। लिखिए। यस सर। फिफ्थ, right to एजुकेशन। cultural and educational rights, cultural and educational rights, article 29, 30। Sixth, right to property, article 31। And finally 7th, right to constitutional remedies, 32। constitutional remedies, article 32। तो ये हमारे सारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद हम सारे आर्टिकल्स को डिटेल में करेंगे। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब बराबर है, सब इक्वल है। तो इसमें जैसे आर्टिकल 14 है, ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब बराबर है, कानून की नजरों में सब बराबर है। ठीक है, और सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई रिच है तो उसके पास ज्यादा राइट्स है, या कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, उसके पास ज्यादा राइट्स है, सब इक्वल है। तो कानून की नजरों में इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 जो है ये करता है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि कास्ट, कलर, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ ओरिजिन। इन कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आता 16 बोलता है राइट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कि जब आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब्स, तो जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर
किसी लोअर कास्ट का है तो उसको की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसी में ही हम 16 में पढ़ेंगे रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन है दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। है तो डिस्क्रिमिनेशन है कि सीट्स रिजर्व है, लेकिन वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये वो लोग हैं जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला, जिनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, तो उनको हम आगे लेके आएंगे। फिर आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है? छुआछूत। अनटचेबिलिटी जो लोअर कास्ट पॉपुलेशन है, हम उनको हाथ नहीं लगाते, वो हमें हाथ ना लगा लेंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे, उनकी परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, हम एक ग्लास में खाना नहीं खाएंगे, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, ये सारी चीजें जो सुपरस्टिशंस है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा इंडिया में। और आर्टिकल 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो जैसे ब्रिटिश टाइम पे कुछ लोगों को ना स्पेशल टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे कि राज बहादुर, राय बहादुर, हिज हाइनेस, महाराजा, श्री श्री, ऐसे टाइटल्स, तो वो सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा। कुछ टाइटल्स रहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, जैसे कि भारत रत्न टाइटल है एक, मतलब अवार्ड है एक, लेकिन उसके नाम क्या है कि भारत रत्न लग जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ऐसे सारे टाइटल्स दिए जाएंगे। ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। फिर आता है फ्रीडम पे, आर्टिकल 19। अब जैसे आपने बोला राइट टू स्पीच, तो आर्टिकल 19 का पार्ट है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, कि आपके पास फ्रीडम है कि आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। राइट टू प्रेस है, जैसे उसी का पार्ट है, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर में कुछ भी लिख सकते हो, आपकी फीलिंग्स है। इसमें एक आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली विदाउट आर्म्स, प्रोटेस्ट कर सकते हो लेकिन पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं? वेपन्स, आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इसमें रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ फ्रीडम्स आर्टिकल 19 में आते हैं। आर्टिकल 20 जो है दैट इज राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, जो लोग कन्विक्ट हो जाते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, तो उनके लिए कुछ राइट्स हैं, जैसे कि आपको आपके अगेंस्ट एज अ विटनेस नहीं यूज किया जा सकता, कि जबरदस्ती आपको बोल दे कि आप ये क्राइम मान लो, तो आपको ये यूज नहीं किया जा सकता। एक क्राइम की सजा आपको दोबारा नहीं मिल सकती, इसको डबल जीओ पार्टी बोलते हैं। सब हम करेंगे डिटेल में कि आपने अगर क्राइम एक बार किया है, मतलब आपने अगर 2 मर्डर किए हैं तो सजा 1 मर्डर की होगी, आपने 100 लोगों को मार दिया तो सजा 1 मर्डर की होगी। और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट, ये हम करेंगे डिटेल में। इसमें ये चीज होती है, आर्टिकल फ्रीडम में आता है आर्टिकल 20 में, कि मान लो मैंने आज कोई क्राइम किया है और आज उसकी सजा 20 ईयर्स है, अब मैं 10 साल बाद पकड़ा गया, तब उसकी सजा डबल हो गई 40 साल। तो जब क्राइम हुआ है तब क्या नेचर था, क्या कितनी सजा मिलती थी, उसके हिसाब से सजा मिलेगी, प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कुछ आपके राइट्स हैं 20 में। आर्टिकल 21 इज राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे को कोई मार नहीं सकता, मेरी लिबर्टी, मेरी अपनी फ्रीडम, ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाता है, राइट टू प्राइवेसी आ जाती है, राइट टू मोबाइल फोन यूज करना आ जाता है, राइट टू स्टडी आ जाता है, राइट टू अच्छी जॉब करना आ जाता है, सारे राइट्स आ जाते हैं। और आर्टिकल 21A इज 21A है राइट टू एजुकेशन, जो कि बाद में डाला गया, 86th अमेंडमेंट से डाला गया राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है, 6 से लेके 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। फ्री तो है लेकिन कंपलसरी जरूरी है। अब इसमें क्या, फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री यूनिफॉर्म मिलते हैं, फ्री बुक्स मिलती हैं, और आजकल तो फ्री खाना भी मिलता है स्कूल में, मॉडल स्कूल में। जैसे अगर आप हो कोई मॉडल स्कूल से, तो आपने देखा होगा मिड डे मील स्कीम में खाना मिलता है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ओनली, सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील स्कीम। फिर आ जाता है आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन की गई है, कि ह्यूमंस का परचेज करना फॉर डिफरेंट मीन्स। आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है, चाइल्ड लेबर के नाम पे हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 रिलीजन का है, जिसमें रिलीजन के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी रिलीजियस अफेयर के लिए आप कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, 26 में है। 27 में है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं लगा सकती, कोई भी एक रिलीजन के लिए टैक्स नहीं लग सकता। और 28 में है कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पे किसी एक रिलीजन की इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर?
अगर मैं कहूं कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, मतलब यहाँ पे सर अलग अलग टाइप के रिलीजन डिसाइड करते हैं। जहां पे अलग अलग टाइप के रिलीजन हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन टू एवरी रिलीजन, सब धर्म बराबर है और सब धर्म की एग्जिस्टेंस है। जैसे कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं थियोक्रेटिक, जिसमें एक ही रिलीजन है, एक ही रिलीजन की बात हो, जैसे पाकिस्तान है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वील फॉस्टर इस्लाम। श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वील फॉस्टर बुद्धिज्म। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेक्युलरिज्म, हम बराबर है। कुछ एथिस्टिक स्टेट होती हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि हम भगवान में मानते ही नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया, वो एक एथिस्टिक स्टेट है, लेकिन इंडिया एथिस्ट नहीं है, इंडिया सेक्युलर है कि हम सब धर्मों में मानते हैं। 28 हो गया, फिर आ गया 29 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये माइनॉरिटीज की राइट्स हैं, जैसे ट्राइबल्स हैं, तो 29 में है कि अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 30 में है कि अपनी स्क्रिप्ट अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्कूल्स बना सकते हैं, लाइब्रेरीज बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से कोई भी नहीं हटा सकता। और लास्ट कल्चरल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बारे में पता है किसी को? आर्टिकल 32 के बारे में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है? फिर क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? हाँ जी, गुरजीत, जानवी, एनी आइडिया? सर नो आइडिया। अब तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा वो करने में हेल्प करती है यार, फिर याद नहीं आ रहा अभी। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या? रेमेडी का मतलब क्या होता है? थोड़ा दवाई। इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव। रेमेडी का मतलब होता है दवाई, सोल्यूशन। जैसे हम यस। बोलते हैं ना, कोई हमें प्रॉब्लम की होम रेमेडी ले लो, ठीक है? तो ऊपर के जो फंडामेंटल राइट्स हमने लिखे हैं, इनमें से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट मेरा वायलेट हुआ, ये 6 तक कोई भी मेरा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं और हाई कोर्ट जा सकता हूं, मेरे पास ये पावर है। और ये पावर मुझे किसने दी है? आर्टिकल 32 ने। आर्टिकल 32 ने मुझे ये पावर दी है कि ऊपर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर मेरे वायलेट हुए, मतलब मुझे अगर किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, मेरा राइट टू एजुकेशन वायलेट हो गया, मैं मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहता था, पुलिस ने जाने दिया, तो मेरा आर्टिकल 25 वायलेट हो गया, ठीक है? किसी से चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है जबरदस्ती, तो उसका आर्टिकल 24 वायलेट हो गया। कहीं पे आप डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो, तो आपका राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। ये पावर कौन देता है आपको? आर्टिकल 32। दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? यस यस सर। सर। अब आज के टाइम पे 7 नहीं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। पहले क्या लिखा? ओरिजिनली देयर वर 7, ठीक है? अब जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई भी नहीं निकाल सकता आपको। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अब मान लो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट बनना है, कहीं पे कोई रोड बननी है और मेरी जमीन है बीच में। अब गवर्नमेंट ने बोला कि जी जमीन आ गई बीच में, तो आप जमीन छोड़ दो। मैं कहूंगा क्यों छोड़ू, मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ऐसे केसेस इंडिया में बहुत सारे हुए जिसमें गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आने लगी, राइट? और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। तो इस चीज के लिए ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको डिलीट कर दिया गया और इसको शिफ्ट कर दिया गया एज अ लीगल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये डिलीट हो चुका है, तो आर्टिकल 31 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया और उसको शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। ये मैं अभी लिखवा दूं, आर्टिकल 300A में। अब क्या है कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, लेकिन आपके पास लीगल राइट है, प्रॉपर्टी तो आपकी है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ देगी, कुछ कंपनसेशन देगी, या उसके बदले में कहीं और कोई प्रॉपर्टी देगी, लेकिन यहां पैसे देगी। सो दैट इज अ लीगल राइट। क्लियर? ये सब है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसमें लिख यस लो सर। ये 7 फंडामेंटल राइट्स, आई एम श्योर आपने लिख लिए होंगे। उसके नीचे लिखो अब स्टार लगा के, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी was deleted by
right to property was deleted by 44th Amendment Act 1978. 44th Amendment Act 1978 and was made a legal right and was made a legal right under Article 300A. Under Article 300A of Part 12. तो पार्ट 3 से निकाल के इसको पार्ट 12 में डाल दिया गया और आर्टिकल 31 से डिलीट करके आर्टिकल 300A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300 के साथ, which deals with right to property, which is now a legal right. ये आपको याद रखना है। तो आज के टाइम पे कितने फंडामेंटल राइट्स हुए फिर? 6. वेरी गुड। ठीक है, तो ये थे सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स। एनी डाउट? हाँ जी, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सब सिटीजन्स के पास तो हैं लेकिन फॉरेनर्स के पास नहीं। ठीक है, कुछ राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। तो इसमें लिख लो, हेडिंग लिखो, फंडामेंटल राइट्स टू ओनली सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स फॉर ओनली सिटीजन्स। कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के पास है, बाकियों के पास नहीं है। ठीक है, इन राइट्स के अलावा जो राइट्स बच जाएंगे ना, वो दोनों के पास है। मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है सिटीजन, एक होता है फॉरेनर। फॉरेनर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के पास है, फॉरेनर्स के पास नहीं। ठीक है, इनके अलावा जो राइट्स बच जाएंगे वो दोनों के पास है, और कोई ऐसा राइट फॉरेनर के पास होगा और सिटीजन के पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो, आर्टिकल्स लिख लो बस, कौन कौन से हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ये मैं लिखवाऊंगा आर्टिकल कौन सा होता है। आर्टिकल 15 जो होता है दैट इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर कोई फॉरेनर है, उसके साथ अगर यहाँ आके डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहां से आता है, तो उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने जाओ ना, जैसे अगर आप ताजमहल जाओ, कुतुब मीनार जाओ, तो वहां पे इंडियंस के लिए क्या है, 50 रुपीज टिकट है, जबकि फॉरेनर्स के लिए 500 है। तो अब क्यों फॉरेनर के लिए 500 है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन अलग है। तो उसमें वो ये नहीं बोल सकता कि जी राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया, यहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई मेरे फॉरेनर होने की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल 16, ये भी फॉरेनर के पास नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सर, आर्टिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब कोई फॉरेनर है, वो यहाँ के नहीं बोलेगा कि मेरे को क्लैट का एग्जाम देना, कोई और क्लैट का एग्जाम देना, मुझे भी देना है। तो उस केस में उसके पास वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो नहीं दे सकता, बिकॉज ही इज नॉट इंडियन नेशनल, उसके पास नेशनैलिटी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें कुछ और राइट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एलैबोरेट करवाया। तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई फॉरेनर यहाँ की अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बना सकता है, यहाँ की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के इलेक्शन लड़ने लग जाए, तो वो राइट उसके पास नहीं है। ठीक है, फॉरेनर के पास तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ के आप कुछ भी बोल रहे हो, यहाँ आके आप अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट लिखना बोलना शुरू कर दिया, तो आपके पास ये वाला राइट नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि अगर कोई अपने कल्चर की लैंग्वेज, कोई कल्चर का स्क्रिप्ट के बेसिस पे यहाँ पे अपने स्कूल बना रहा है। मान लो कि कोई ट्राइब है, अफ्रीका की कोई ट्राइब है, ठीक है, वो यहाँ आके बोल रही है कि जी मैंने अपने लैंग्वेज का स्कूल बनाना है यहाँ पे, तो वो वाला राइट नहीं है उसके पास। और 30 भी लिख लो साथ में, 29 एंड 30। तो ये दोनों ही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं जो कि इंडिया की माइनॉरिटीज के लिए है। माइनॉरिटीज जो है ना इंडिया में दो तरह की है, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी।
रिलीजियस के बेसिस पे माइनॉरिटी और लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी। तो ये जो माइनॉरिटीज है इनके पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। 29 क्या बोलता है कि अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रख सकते हो, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हो। 30 क्या बोलता है, वो प्रिजर्व करने के लिए आप स्कूल्स बनाओ, लाइब्रेरीज बनाओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाओ। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी जितना हमने सिटीजनशिप पढ़ा है इसके रिलेटेड एक टेस्ट है छोटा सा, जितना हमने पढ़ा है क्लास में होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ग्रुप में आ जाएगा टेस्ट। ओके ठीक है, जानवी आप ग्रुप में ऐड हो गए हो क्लैट वाले में? नो सर। अच्छा, आपका नंबर अभी ऐड कर देते हैं ग्रुप में, आपको टेस्ट ग्रुप में आ जाएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ जी जानवी। नो अच्छा, फर्स्ट क्लास थी आपकी, मुझे पता थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई होगी, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, पर जितना हमने पढ़ा समझ आ गया आपको? यस सर, वो तो आ गया, लेकिन जो एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन रह रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से कर लूंगी, फिर हो जाएगा फिर। देखो, अब हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो बीच में आपके पास यू हैव क्वाइट नंबर ऑफ डेज। अब हमारी Yes. 3 लेक्चर्स और रिकॉर्डेड है, तो आप उसको डेट वाइज देख लेना, नेक्स्ट क्लास तक अपने ये 4 लेक्चर कवर कर लेना। ठीक है जी? ओके ओके, टेस्ट अभी आपको आ जाएगा। थैंक यू। ओके।